बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ आपके साथ। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल बीके दत्ता, जनरल के सिन्हा और जनरल ए के सिवाच। भारत के साथ आमने सामने की जंग में पिटा पाकिस्तान अब डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है। यहां भी भारत की कॉपी कर रहा है। भारत भेज रहा है अपने डेलीगेशंस, तो पाकिस्तान ने कहा हम भी भेजेंगे। पाकिस्तान दुनिया भर में अपना झूठ फैलाने के लिए किसे भेज रहा है आप जानते हैं? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो पीपुल्स पार्टी के मुखिया भी हैं और इनके विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और जाने कैसी विदेश मंत्रालय इन्होंने चलाया होगा। फिर बहरहाल इनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जाएगा और ये शुरुआत करेंगे चीन से, चाइना से। बिलावल भुट्टो अमेरिका भी जाएंगे जहां भारतीय डेलीगेशन की अगुवाई शशि थरूर करेंगे। और अब पाकिस्तान में ही बिलावल भुट्टो पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान के पत्रकारों ने बिलावल के मुकाबले शशि थरूर को जब देखा कि ये शशि थरूर के सामने बिलावल भेजा जाएगा, उन्होंने कहा ये क्या मैच है। एक तरफ वो व्यक्ति जिसने सारी जिंदगी फॉरेन सर्विस में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बिता दी, उसके सामने आप बिलावल भुट्टो को भेज रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा काम नहीं किया जो वो बता सके कि मैंने बड़ी मेहनत की हो। पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि शशि थरूर दुनिया के डिप्लोमेसी के हर मामले के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। वो संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंडर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनके मुकाबले बिलावल भुट्टो कैसे टिक पाएंगे? पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो की एकमात्र काबिलियत है और वो है उनकी विरासत। वो किस खानदान में, किस परिवार में पैदा हुए, उनकी मां कौन थी, उनके पिता कौन है। तो शशि थरूर जो हिंदुस्तान के एमपी हैं, कांग्रेस से हैं, लोकसभा की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसको हेड करते हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए। ये मामला क्या है? एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर शशि थरूर जो है उनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक डेलीगेशन को के तौर पर भेजा है, दुनिया में जाके बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करा। अब ये जो किस हद तक बिलावल जरदारी इसमें कामयाब होंगे, बिलावल जरदारी का क्या मिशन है, शशि थरूर का क्या मिशन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दोनों की पर्सनैलिटी में देख लें। डॉक्टर शशि थरूर जो है वो फॉरेन पॉलिसी हॉक है। वो हिंदुस्तान के स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उससे पहले उनकी बहुत सी असाइनमेंट जो है उनका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है। बहुत देर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में काम किया जहां वो असिस्टेंट एडिशनल उसके सेक्रेटरी जनरल थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी रहे। उसके बाद 2006 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हिंदुस्तान ने बहुत उनके लिए लॉबिंग की, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई। इस वक्त उनकी उम्र अंदाजन 70 बरस की है। कई किताबों के वो ऑथर है, बहुत उन्होंने लिखा। दुनिया भर के मीडिया के साथ उनका बहुत इंटरेक्शन है। दुनिया की बहुत सी इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं फॉरेन पॉलिसी के अतबार से, उनकी कमेंट्स हैं, उनको पर्सनली तौर पर जानता है। दूसरी तरफ हमारे बिलावल जरदारी जो है तकरीबन 37 बरस के हैं। उम्र तो ठीक है उनकी, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ा है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून विद स्टडीड विद डायमंड्स। उनकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है, ना उनको अपने पैसे। अब शशि थरूर के क्रेडेंशियल्स तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है, मैं इन्हीं मामलों का एक्सपर्ट हूं और मुझे भारत सरकार ये जिम्मेदारी दे रही है कि मैं दुनिया को जाके भारत की बात बताऊं तो मैं जरूर करूंगा। अब हमें बात करनी चाहिए पाकिस्तान की। ये बिलावल भुट्टो को भेजना दरअसल पाकिस्तान की एक बड़ी हार्श रियलिटी आपके सामने रखता है। वो ये कि इस पाकिस्तान में वो क्वालिटी ही नहीं है। आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान से आप कोई सीरियस बात सुने, कोई गंभीर बात करें। पाकिस्तान का इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन क्या है? कोई पूछे पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया, तो पाकिस्तानी भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पहले न्यूक्लियर धमकियां देते हैं, फिर कहते हैं हमारा ये मदरसे के लड़के हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फिर वो दुनिया के सामने ये बता देते हैं कि हमने तो 3 दशकों से आतंकवादियों को पाल रखा है। ये काम वो करते हैं। उनका फॉरेन मिनिस्टर एक फेक न्यूज को अपनी उपलब्धि बता करके अपनी पार्लियामेंट में रख देता है। ये उनकी क्वालिटी है। शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहें? वो खुद कह रहे हैं कि मुझे 2:30 बजे फोन आया आसिम मुनीर का कि इंडिया ने हमारे एयर बेसिस पर हमला कर दिया है और उनकी मिसाइलें जाके गिरी भी हैं और मैं उस वक्त स्विमिंग कर रहा था। तुम्हारे देश पर हमला हो रहा, प्रधानमंत्री स्विमिंग कर रहा है और भी रात को 2:30 बजे। लोगों ने कहा भाई ये इस काम के लिए तुमको चुन के यहां भेजा है हमने। हालांकि वो तो कहते हैं हमने तो चुना ही नहीं था तुमको तो सेना ने यहां पर केवल रख दिया है। तो ये उनके पास वो मैन पावर, वो क्वालिटी है ही नहीं कि वो भारत का किसी भी तरीके से मुकाबला कर सकें, केवल फौजी तरीके से नहीं, दुनिया भर के मामलों में। और अब ये जाएंगे, अब ये पता नहीं कौन सी हिंदी बोलेंगे या कौन सी उर्दू बोलेंगे, दुनिया को क्या बताएंगे दत्ता साहब, बिलावल भुट्टो। देखिए ऐसा है कि
हंसी आती है मेरे को। इन्होंने उसको चुना, शायद थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेगा वो, और उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो किसके सामने खड़ा होगा, जो मतलब शशि थरूर के सामने, जो इसको अंग्रेजी का पूरा पाठ पढ़ा देगा और इसी की अंग्रेजी को घुमा के इसको वापस मतलब कहते हैं ना वो बत्ती बना देगा। तो ये वाला हाल होने वाला है। तो बड़े ताज्जुब की बात है कि इनका कैलिबर ये है। पाकिस्तान हमेशा भारत की नकल करने की चेष्टा करता रहा है। पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ मुकाबला करना चाहता है, जबकि उसको मालूम है कि भारत के सामने वो कोई उसकी औकात नहीं है। कोई किसी भी फील्ड में वो भारत के साथ और भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता है जी। तो अभी हमने जो इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हम अग्रीव पार्टी हैं, टेररिज्म का जो इन्होंने हमारे ऊपर ये जंग शुरू करी है पाकिस्तान ने, तकरीबन ये 1947 के बाद की मैं बात करूंगा। हालांकि लोग बोलते हैं साहब 1989 के बाद हुआ, 1989 नहीं बल्कि 1983 जब इन्होंने पंजाब के अंदर टेररिज्म को सपोर्ट किया, तब से शुरू हो रखा है इनका कांड। तो ये जो हमारे साथ इन्होंने किया है, अभी वो समय आ गया है जो सबर का घड़ा भर चुका है और अभी उसी घड़े के पानी से डूबने वाले हैं। सर मैं एक बड़ी खबर आपको लेकिन इस वक्त देने वाला हूं, और ये नई चीज पहली बार सामने आई है। पाकिस्तान और चीन के नेक्सस पर, उनकी साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा। भारत से जंग के बीच पाकिस्तान की चीन मदद कर रहा था, ये तो सब जानते हैं, वो सारे चीनी हथियार ही चला रहा था, लेकिन किस हद तक चीन उसकी रियल टाइम हेल्प कर रहा था, किस तरह भारत के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करने दे रहा था उस चीन पाकिस्तान को, इसको लेकर चौंकाने वाले नए खुलासे। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के रिसर्च ग्रुप के मुताबिक चीन ने भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बीच पाकिस्तान को सैटेलाइट सपोर्ट भी दिया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हमले के बाद चीन ने भारत के ऊपर अपने सैटेलाइट कवरेज को बढ़ा दिया। मतलब साफ है कि चीन सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पाकिस्तान तक भारत की हर मूवमेंट की जानकारी पहुंचा रहा था। इतना ही नहीं, चीन ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। चीन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को रीडिप्लॉय किया। जब देखा कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसी है अपने सैटेलाइट से, उसकी मदद, उसी के हिसाब से उसने अपनी एयर डिफेंस की डिप्लॉयमेंट और ऑफेंसिव जो डिप्लॉयमेंट होती है की। साथ ही चीन की तरफ से पाकिस्तान को इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दी। चीन ने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष को अपनी हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड की तरह भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसके हथियार और एयर डिफेंस तक से लेकर के उसके फाइटर जेट सब फेल हो गए। लेकिन इस तरह से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था चाइना का, ये पहली बार सामने आया है सर। देखिए सौरभ जी, 82% ऑफ वेपन इक्विपमेंट और चाइनीज़ हैं। जो सबसे बड़ी खुलासा हुआ है, खास करके जब एक्चुअल फेज़ ऑफ ऑपरेशन चल रहा था, जो 7 तारीख की रात के बाद, उन्होंने पूरा का पूरा सैटेलाइट, और उनकी काफ़ी सैटेलाइट हैं। इसके पहले ये भी खबर आई थी कि जो उनकी गाइडेंस सिस्टम है और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी चाइनीज़ हैं, क्योंकि 82% में वो आते हैं। तो उनकी जो टॉप नॉच सैटेलाइट्स हैं और उनकी सैटेलाइट्स जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, उसकी जाल बिछी हुई है। तो उन्होंने उस तरह होम करके पूरे के पूरे 1400 किलोमीटर के अंदर में यदि आपको डालना है तो कितनी ये सैटेलाइट कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास अपनी नहीं है, नहीं, जीरो है। जीरो। हमारे इसरो का आया था कि हमारे 10 सैटेलाइट लगे थे इसको सपोर्ट करने के लिए। हमारा तो अपना इंडिजिनस है ना। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है, जब आप चाइनीज सैटेलाइट, वो सारा ट्रैक होता है, तो अमेरिका को भी पता चल रहा होगा क्या, हमारे सैटेलाइट को ट्रैकिंग नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता है। तो 10 सैटेलाइट, इसरो ने इसके ऑफिशियली जानकारी दी है कि हमारे 10 सैटेलाइट से पूरा कम्युनिकेशन, और हमारे मिलिट्री सैटेलाइट्स तो इंडिपेंडेंट है, तो हमारे लिए एब्सोल्युटली इससे लेकिन ये साबित हुआ ना कि इस लड़ाई में चाइना न्यूट्रल नहीं था। कहाँ था? सब उसका टिल्ट तो सबको मालूम है। मैं कह रहा हूँ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट टोटल। देखो इसमें सौरभ की सच्चाई है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और चीन बार बार ये कहता रहा कि भाई यस, आपने बताया कि कई लोग ये सोच रहे थे हो सकता चीन खुल के नहीं आएगा, मगर देखो चीन की प्रॉब्लम क्या थी, चीन के तो सारे वेपन टेस्ट हो रहे थे, अगर उसके वेपन फेल हो गए तो उनकी तो मार्केट डाउन हो जाएगी, और हुआ यही, क्योंकि सच्चाई है कि चीन अपनी सैटेलाइट से सारी इंटेलिजेंस भी दे रहा था पाकिस्तान को, मगर जब असली मुठभेड़ हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके जो जितने भी हथियार थे, HQ-9, H-16 एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी फेल होगा, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल थी, वो भी फेल होगी, बाकी जो यंत्र दिए हुए थे उन्होंने एयर डिफेंस के, वो भी फेल हो गए। हुआ क्या कि आज की तारीख में 15 से 17% उनका जो है ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले उनके लिए सामान लेने के लिए पैसा भी दे दिया था,
कोई 15-20%, वो भी वापस ले लें। तो ये तो अच्छा। सच्चाई है कि हाँ, ये तो यही है अभी सच्चाई एडवांस है वापस ले लिया चाइना ने, वापस ले लिया, एडवांस वापस ले लिया, क्योंकि उनको दिखा है HQ9 और HQ16 तो बिल्कुल फ्लॉप हो गए। PL15 की कहते हैं कि 37% उसको डाउन हुई है, और कम से कम 11 से 12 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने पहले PL15 के लिए कुछ एडवांस दे रखा था, उन्होंने मुकर गए हैं लेने से। कुछ ये ऐड कर रहे सच्चाई हैं सर इसमें। सौरभ देखिए, ऐसा है, ये जो क्लेम कर रहे थे ना चाइनीज़ और पाकिस्तानी कि इन्होंने हमारे रिफाइल गिरा दिए, इन्होंने हमारे Su-30 गिरा दिए। भारत ने एक डिकॉय ऑपरेशन किया था। ये मेन पैकेज को लॉन्च करने से पहले हमने अपने डिकॉयज भेजे थे। डिकॉयज क्या होते हैं? हमारे एक टारगेट एयरक्राफ्ट होते हैं जिसका सिग्नेचर तकरीबन आपका रफाइल असली एयरक्राफ्ट जैसा होता है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, उनको इंगेज किया, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि क्या करता है। जब उन्होंने इंगेज कर दिया, हमने इनको लॉक किया, उसके बाद हमने नो टारगेट का प्रिसीजन स्ट्राइक किया। पहला पैकेज हमारा डिकॉय था इनको कंफ्यूज करने के लिए, और ये बोल रहे हैं कि साहब हमने इतने जहाज, इनको तो मालूम ही नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या है, इनको खुश होने दीजिए। तो मैं सिर्फ एक आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या टैक्टिक्स यूज किया गया था, कैसे ये कंफ्यूज हुए, कैसे इन्होंने 100 मिसाइलें भेजी थी चीन ने PL15 की 5-6 दिन पहले भेजी थी, ये मेन ऑपरेशन से पहले, ताकि इसको इस्तेमाल किया जा सके J-10 के साथ में। वो डिस्प्ले करी आज सेना ने, गिरी हाँ, कहाँ वो गिरी हुई है, मिस फायर हुई है, या जो ये क्लेम कर रहे थे अमेरिका गिरा के दिए, उसको वो अमेरिकन हमारे स्टडी डिकॉय कर गिराए रहे हैं। इन्होंने। सर मैं एक खबर और ही आपको फिर आपके पास आता हूं डिकॉय गिरा सर। है। एक और बड़ी जानकारी आपको मैं दे दूं ऑपरेशन सिंदूर पर। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सीधी भाषा में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बड़े विस्तार से अब जानकारी दी है। इसमें कुछ नई बातें भी सामने आई हैं। PIB ने बताया है कि पाकिस्तान ने मकरान कोस्ट से भारत पर हमले की कोशिश की थी। मकरान कोस्ट इनका बलूचिस्तान का बिल्कुल सदर्न टिप आप मान लीजिए। लेकिन अलर्ट भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। नेवी का रोल बताया जा रहा है। मकरान कोस्ट बलूचिस्तान के दक्षिण में और ईरान बॉर्डर पर है। यहीं से पाकिस्तान मिसाइल हमले की या अपने एयरक्राफ्ट के जरिए हमले की तैयारी में था। लेकिन अरब सागर में भारत की नेवी पहले से मुस्तैद थी। हमारी वहां पर एक्सरसाइज चल रही थी, और भारत ने अरब सागर में अपने युद्धपोत भी तैनात किए हुए थे, जिसको करियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। और इनमें एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे, एयर डिफेंस सिस्टम से युक्त हेलीकॉप्टर्स भी थे, और साथ ही MiG-29K ये जहाज थे, और अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले हेलीकॉप्टर्स, जैसा मैंने आपको बताया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा जो है वो अपने उसी कोस्ट पर फंसा रह गया। वो उसको यूज नहीं कर पाया, क्योंकि हमारी नेवी की पोस्चरिंग इतनी अग्रेसिव थी। जरा सी हलचल हमको पाकिस्तान की तरफ से दिखाई देती तो यहां से हमारी नौसेना भी तैयार थी उसका जवाब देने के लिए। इसके अलावा सर जो उसमें बताया गया है कुछ अहम खूबियां ऑपरेशन सिंदूर की, और हमने क्या अचीव किया है उसके और मैं बात कर रहा हूं सर। तो इसमें कहा गया एक पहली बात तो कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंटनेस दिखाई दी है, मतलब हमारी सेनाओं के बीच की जॉइंटनेस और सिनर्जी। दूसरा एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट कि आगे क्या हो सकता है, ये क्या करेगा, उससे पहले हमें इसको कैसे प्रीएम्प्ट कर देना है, तो एक स्ट्रेटेजिक फोरसाइट दिखाई दी। तीसरा मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन, मल्टी एजेंसी लेड इंटेलिजेंस, केवल एक संस्था की नहीं, सब जगह से एकत्रित करके, और उससे हमने पहला जो 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। और इसके अलावा फिर सर सब हर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इवन BSF का रोल बताया गया है। और फिर बताया गया है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए और अहम बदलाव किए अपने रक्षा तंत्र में, उसका फायदा मिला हमें इस झड़प में। पहला, क्रिएशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले इसी की बात कर लें। और अब बात हो रही है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। देखिए सौरभ जी, CDS की पहली बात जब आई थी, विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े जो भी मिलिट्री फोर्सेस है उनसे CDS का कॉन्सेप्ट था। कारगिल के युद्ध के बाद ये माना गया, सुब्रमण्यम स्वामी ने रिपोर्ट में डाला CDS की, मगर उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। 2016 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो लाल किले से मैं बैठा था और कवर कर रहा था, तो वहाँ से आवाज़ आई कि CDS की स्थापना होगी। हमारी बाँछें खुल गई, क्योंकि सुप्रीम कमेटी की रिपोर्ट में मैं भी उसमें शामिल था। अच्छा। कारगिल वॉर के बाद, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए उसके बाद आपने बिपिन रावत को देखा, और उसके बाद थिएटराइजेशन उसका मेन इशू था। थिएटराइजेशन का मतलब है कि हमारी तीनों और उसमें एक केवल ये नहीं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे हमारे पानी के अंदर में तटरक्षक दल हैं, उन सब का एक समन्वय करके एक ज्वाइंट रिट्रीब्यूट करना। और पहले हमारी क्या होती थी, हम फ्रंटियर फोर्स कहलाते थे, बॉर्डरों पे लड़ेंगे।
उस समय विजन हुआ कि हमारी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अभी हम पूरे विश्व की नहीं देख रहे हैं, वो स्टेट ऑफ मलाका है, जो कि आप मलाका डिलेमा है चाइना का, और इंडियन ओशन रीजन में, और स्टेट ऑफ हार्मोज है जो पैसिफिक में आता है, मैंने पर्शियन गल्फ में आता है। ये दो के बीच में हम अब अपने को फैलाएंगे, और इसमें 5 थिएटर को एक नदन थिएटर है, एक वेस्टर्न थिएटर है, एक ईस्टर्न थिएटर है, और एक मैरीटाइम थिएटर है, और एक एडी का है। अच्छा। मोटे और सेंट्रल हम उसको रखेंगे। अभी हम दिल्ली में बैठते हैं, लखनऊ में हम सेंटर में, एकदम सेंटर में बैठेंगे। तो मोटे तौर पे ये आप जो देखे अभी, ये अभी ऑपरेशनल नहीं है थिएटर कमांड। थिएटर कमांड नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लोग धीरे धीरे आएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसका हम ऑपरेशनलाइजेशन मोदी साहब ने किया अभी, जो दुनिया देखी। ठीक है। उसके अंदर में एनएसए का होना, सीडीएस का होना, तीनों चीफ, और लगातार, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल यही ठीक। चीज हमको दी है। तो अब ये आपको, ये इसे कहते हैं दूरदर्शिता। जी। आने वाले परिस्थितियों में, आने वाले वक्त में युद्ध कैसा होगा, अगर हुआ तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, ना सिर्फ आज के लिए। बहुत शुक्रिया जनरल सिन्हा, जनरल सिवाच, जनरल दत्ता।